जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम खोटा डोज के 17वें एपिसोड में हम आज बात करेंगे 17वें क्लास में, जिसमें से हम टॉपिक वाइज जितने भी खोटा साहित्यकार हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे आज जो टॉपिक हमारा है वो है शिवनाथ प्रामाणिक जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर आपको अंत में एक सवाल जो दिया जाता है कि उसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो उसका आंसर भी आप देने का प्रयास करें ताकि जब आप आंसर किसी का लिखते हैं तो वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। और आज का पहला सवाल है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म बच्छर बतावा। तो शिवनाथ प्रामाणिक जन्म बच्छर बतावा। तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म अगर बात किया जाए तो 13 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कई जगह पे आपको 1949 भी दिया हुआ है, लेकिन बता दें कि वो गलत है। 1949 आपको नहीं करना है। ऑप्शन में जब भी मिले तो 1949 ने 1950 करना है। 13 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और यह डाटा जो वो 13 जनवरी 1950 इनके कई ऐसी रचनाएं हैं जैसे दामोदर कोराएं, ताताला रहमाल और भी कई ऐसी रचनाएं, खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसमें से सभी में जो वो इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी 1950 दे रखा है। इसलिए इन चीज़ों से आपको ध्यान देना है और गलत चीज़ें आपको याद नहीं रखने हैं। नहीं तो कई बार ऐसे होते हैं कि गलत आंसर हम आप एक बार याद कर लेते हैं तो वही हमें याद रह जाता है लंबे समय तक। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म ठाव बतावा। जन्म स्थान आपको बताना है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म जो वो कहाँ पे हुआ था। तो जन्म तो इनका बोकारो ज़िले में हुआ था। ये तो कंफर्म हो गया कि बोकारो ज़िले में जन्म हुआ। लेकिन अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दे कि गांव आपको याद रखना है, गांव भी याद रखना है, बोकारो तो चारों में है, लेकिन आपको क्या है, गांव का नाम आपको मेन यहाँ पे बताना है कि गांव का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बैदमारा बोकारो। बैदमारा बोकारो में इनका जो वो जन्म होता है शिवनाथ प्रामाणिक जी का। जबकि चंडीपुर बोकारो में किसका जन्म हुआ था, तो डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म जो वो चंडीपुर बोकारो में हुआ था। जबकि गांगजोरी बोकारो में किसका हुआ था, तो एक मौनी फूल के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके जो रचनाकार है ना, उनका जन्म जो है यहाँ पे हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। गांगजोर में जिनका जन्म हुआ है उनका नाम क्या है। तो कई बार यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं, ठीक ना, कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछा जाता है, जन्म से संबंधित आपको हमेशा एग्ज़ाम में सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखनी। तो आइए हम आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके हम सभी सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन डी दे रखा है, चौफांद जो कि बोकारो, जो कि शांति भारत जी का जन्म हुआ है चौफांद बोकारो में। जबकि बैदमारा में कहाँ इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, एक गांगजोरी हमने बताया, तो संतोष कुमार महतो जी का जन्म हुआ है गांगजोरी बोकारो में। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। चंडीपुर में ए.के. झा जी का जन्म हुआ है, ए.के. झा जी का जन्म हुआ है। गांगजोरी में किसका हुआ है, तो अभी हमने बताया है ना, एक मौनी फूल के जो लेखक हैं संतोष कुमार महतो। बैदमारा में तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म हुआ है और चौफांद में शांति भारत का जन्म हुआ है। ये भी आपको याद रखनी है। तो ये चारों आपको ध्यान में रखने। शिवनाथ प्रामाणिक जी के बाप एक नाम बतावा। तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम मुरलीधर प्रामाणिक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुरलीधर प्रामाणिक इनके पिता का नाम था। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। माता और पिता से भी सवाल जो वो साहित्यकारों के सवाल बनते हैं। जैसे श्रीनिवास पांडे जी का पिता का नाम शालिग्राम पांडे था, माता का नाम दुखनी देवी। विश्वनाथ दसवंधी राज का मुखराम दसवंधी उनके पिता का नाम था, फूटा देवी उनकी माता का नाम था। ए.के. झा जी के पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा है, जबकि उनकी माता का नाम कुसुमबाला देवी। उसी प्रकार से बी.एन. ओहदार जी के पिता का नाम माधव ओहदार, माता का नाम रूपा देवी है। तो कई साहित्यकारों के माता पिता के नाम से यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, शिवनाथ प्रामाणिक जी का मायक नाम बतावा। तो इनके माता का नाम क्या है, शिवनाथ प्रामाणिक जी के माता का नाम जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तिनकी देवी। तिनकी देवी शिवनाथ प्रामाणिक जी के माता का नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शिवनाथ प्रामाणिक कौन ठाव नौकरी करो हला। तो शिवनाथ प्रामाणिक किस जगह पे नौकरी करते थे, तो ये नौकरी करते थे
बोकारो इस्पात कारखाना में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोकारो इस्पात कारखाना में। कब से कब तक? तो 1968 ईस्वी में ये यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और 2009 ईस्वी तक ये यहाँ पे कार्य किए। 2009 में ये रिटायर किए यहाँ से बोकारो इस्पात कारखाना से। 2009 तक इन्होंने जो यहाँ पे कार्य किया है बोकारो इस्पात कारखाना में। ठीक है, तो यहाँ से भी इस सवाल जो वो बन सकता है कि शिवनाथ परमानी जो वो कहाँ नौकरी करो हला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात कारखाना में। बता दें कि खोटा के कई ऐसे साहित्यकार हैं जो कि बोकारो इस्पात कारखाना में वो नौकरी करते थे। कई ऐसे साहित्यकार हैं, एक साहित्यकार ने, बहुत ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने यहाँ पे बोकारो इस्पात कारखाना में वो नौकरी किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। दामोदर कोराय कैसन रचना है गए? तो दामोदर कोराय बता दें कि इनके द्वारा लिखी गई, शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया एक चर्चित रचना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खंड काव्य। शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया यह एक खंड काव्य है, या इसे प्रबंध काव्य भी बोल सकते हैं, है ना, प्रबंध काव्य। कई जगह पे आपको प्रबंध काव्य के नाम से भी मिलेगा। इसमें से कुल 6 सर्ग हैं, ठीक ना, 6 सर्ग है। सर्ग यानी ये अलग अलग खंडों में बटा हुआ होता है। तो कौन कौन से सर्ग हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चाटान और हाड़पा, ये 6 जो वो इसमें खंड दे रखा है। ठीक ना, तो यहाँ से भी सवाल जो पूछा जाता है कि सर्ग दामोदर कोराय में कई गो सर्ग है या कई गो खंड है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 6 सर्ग हैं। किस प्रकार की रचना है? तो यह एक खंड काव्य है। किसके द्वारा? या प्रबंध काव्य है। किसके द्वारा लिखा गया? तो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा और भी कई ऐसे फैक्ट हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तातल और हेमाल कैसन रचना लागे? तो तातल और हेमाल यह किस प्रकार की रचना है? तो यह भी रचना जो वो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि एक कविता संग्रह है। क्या है? तो यह एक कविता संग्रह है। बता दें कि तातल और हेमाल, अगर पुस्तक के बारे में हम बात करें तो तातल और हेमाल जो है एक कविता संग्रह है जिसमें कुल कविताओं की संख्या 25 है। इसमें से कुल कितनी कविताएं हैं? तो इसमें 25 कविता है। ठीक है, शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा और भी सवाल बन सकते हैं आपसे, है ना। सवाल और क्या बन सकता है इससे जुड़े हुए? तो सवाल हो सकता है कि आपके प्रकाशन वर्ष से सवाल बन जाए कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो 1998 में, यानी 1998 ईस्वी में इसका जो वो प्रकाशन हुआ था। प्रथम प्रकाशन 1998 में ईस्वी में, और दूसरा प्रकाशन 2019 ईस्वी में इसका दूसरा प्रकाशन हुआ इस कविता संग्रह का, तातल और हेमाल। काफ़ी ज़्यादा चर्चित कविता संग्रह माना जाता है तातल और हेमाल। कई सारे आपको एग्जाम्स में, सिलेबस में भी ये शामिल किया जाता है, जिसमें जब आप खोटा रखते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। तातल और हेमाल में रचनाकार कौन है? तो यानी कवि कौन है? शिवनाथ परमानी। किस प्रकार की रचना है? तो कविता संग्रह है। कितनी कविताएं इसमें कुल है? 25 कविता है। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1998 में। दूसरा प्रकाशन कब हुआ? 2009 ईस्वी में। इतना चीज़ें आपको याद रखनी कम से कम। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। तो खोटा एगो समृद्ध भाषा के लेख के रचवैयक नाम बतावा। तो यह एक किस प्रकार की रचना है? तो सबसे पहले तो याद रखना यह एक लेख है। ठीक है, तो एक सवाल तो यहाँ से बना। दूसरा सवाल क्या बनेगा कि इसके रचवैयक नाम बतावा। यह लेख जो है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शिवनाथ परमानी जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिवनाथ परमानी जी के द्वारा यह लिखा गया रचना है। अगला सवाल है कि एकर में कौन रचना शिवनाथ परमानी जी के लिखल नाय लागे? इनमें से कौन सी रचना जो वो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रुसल पुटूस यह एक कविता संग्रह है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें मछगंधा, ठीक है, मछगंधा यह भी रचना जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मछगंधा अगर बात करें तो यह भी रचना जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जिसमें से अगर बात करें मछगंधा में मुख्य रूप से तो किस चीज़ पर यह लिखा गया रचना है? तो पहला तो यह एक महाकाव्य है। ठीक है, तो यह किस प्रकार की रचना? तो यह एक महाकाव्य है। जिसमें से अगर बात करें तो महाभारत के एक पात्र है जिसका नाम है मत्स्यगंधा, उसी पर आधारित है। और इसमें कुल 11 मछगंधा में अगर बात करें इसमें से 11 खंड है। ठीक है, तो यह भी सवाल जो वो बन सकता है कि मछगंधा किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा। यह किस प्रकार की रचना है? यह महाकाव्य है। यह क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, 11 इसमें खंड है, शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया है। मछगंधा खंड काव्य है। महाभारत के पात्र मत्स्यगंधा पर आधारित ये लिखा गया महाकाव्य है।
और तातल और हेमाल कविता संग्रह है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया। अब चौथा ऑप्शन इसमें से दे रखा है डी, जो कि इसका आंसर भी है, यानी कविता पुराण जो है वो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा नहीं, इसे ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है ना। इसे किसने लिखा है? तो ए.के. झा जी ने लिखा है। तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है कविता पुराण, जो कि बाल कविताओं का संकलन इसमें से देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखने, बाल विषय कविता इसमें शामिल किया गया, जो कि 1995 ईस्वी में इसका जो वो प्रकाशन हुआ था। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कविता पुराण जो वो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दामोदरे कोनाय कर प्रकाशन बछर बताओ। तो दामोदरे कोनाय का प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रकाशन जो वो किस वर्ष हुआ था, तो दामोदरे कोनाय के प्रकाशन वर्ष में हम बात करें तो 1986 यानी 1986 ईस्वी में इसका जो वो प्रकाशन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दामोदरे कोराय के बारे में अगर बात करें तो यह एक प्रबंध काव्य है या खंड काव्य है। लेखक कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक है। लेखक या कवि भी बोल सकता है ना, क्योंकि प्रबंध काव्य और खंड काव्य जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो पद्य भाग के अंतर्गत आता है ना। यह किसके अंतर्गत आता है? तो पद्य रचनाओं के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखने सवाल हो सकता है कि मे भी यहाँ से भी बन जाए। गद्य रचनाओं में क्या क्या आता है? कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास, लेख, जीवनी, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत, ये सभी जो वो गद्य रचनाओं के अंतर्गत आता है। खोटा एकांकी नाटक हो गया या नाटक हो गया, ये सभी जो वो गद्य रचनाओं के अंतर्गत आता है। जबकि कविता, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, ठीक है, दोहे, ये सब जो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं पद्य रचनाओं के अंतर्गत। तो यहाँ से भी सवाल बनता है। अगर बाकी के इसके कथा वस्तु का सारांश जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो शांति भारत के द्वारा इस पुस्तक के कथा वस्तु का सारांश जो लिखा है वो शांति भारत ने लिखा है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दामोदरे कोराय के प्रकाशक का नाम बतावा। दामोदरे कोराय के प्रकाशक का नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, भतुआ, बोकारो। तो बोकारो इसका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, भतुआ, बोकारो जो इसका प्रकाशक का नाम है। तो इसका भी सवाल आपको याद रखने, ऐसे सवाल भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर किसी रचना से सवाल बनाना हो तो क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है? पहला कि वो रचना किस प्रकार की है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा उस चीज़ों पर हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम अंतिम सवाल पे आएंगे। अगर बात करें कि किसी भी रचना से सवाल अगर बनाया जाए तो सबसे पहला सवाल बनेगा कि वह किस प्रकार की रचना है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है कि इसका कब प्रकाशन हुआ या कब लिखा गया। उसका प्रकाशक पूछा जा सकता है कि उसका प्रकाशक कौन है। ठीक है, अगर उस पुस्तक की भूमिका लिखा है तो भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके लेखक या कवि या साहित्य, उसके लेखक कौन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि अगर प्रबंध काव्य या खंड काव्य है तो उसमें खंडों की संख्या पूछा जा सकता है। अगर कहानी संग्रह है तो उसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं। अगर कविता संग्रह है तो उसमें कुल कितनी कविता है। तो इसी टाइप से तो सवाल पूछा जा सकता है। और क्या सवाल आपसे बनाया जाएगा? और अगर किसी साहित्यकार से सवाल बनाया जा सकता है, अगर किसी साहित्यकार से सवाल बनता है या किसी लेखक से सवाल बनता है तो सबसे पहले जो सवाल बनता है उनका उपनाम से, कि उसका उपनाम क्या है। किसी भी साहित्यकार का उपनाम क्या है। जैसे शिवनाथ परमानी जी का उपनाम क्या है? तो मानिक उपनाम से जाने जाते हैं ये, है ना, मानिक उपनाम से ये जाने जाते हैं शिवनाथ परमानिक। और क्या पूछा जा सकता है? जन्म वर्ष पूछा जा सकता है, कब हुआ था जन्म। स्थान पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर इनका जन्म हुआ है। माता का नाम पूछा जा सकता है, पिता का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ इतना हो गया। उससे उनसे जुड़ी हुई शिक्षा से सवाल बन सकता है ना, शिक्षा दीक्षा से सवाल बनता है। अगर कहीं पे वो नौकरी करते थे तो वो नौकरी और कार्य से सवाल बन सकता है। उनको कुछ सम्मान मिला हुआ है तो वहाँ से सवाल बनता है। उसके द्वारा जो भी लिखी गई रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं। इतना चीज़ अगर आप इतना टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अलावे जो सवाल बनते हैं ना वो बहुत कम बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो बनेंगे वो इसी के इर्द गिर्द आपके सवाल जो वो बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक को आप नहीं होता है तो कॉपी में लिख लें। और सभी साहित्यकारों के अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आपको PDF तक का चाहिए तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमने PDF भी सभी का दिया है और सभी साहित्यकारों का टॉपिक बाय टॉपिक पूरा थ्योरी भी हमने बताया है और अब जो वो ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं।
अगर देखा जाए तो लगभग हर तरह से हम आपको सहायता करने के लिए इस चैनल के माध्यम से हम हर तरह से हर संभव जो भी प्रयास हमारा है कि आपको कम से कम समय में और कैसे उस चीज़ों को एक जगह पे आपको पहुंचाया जाए, इसका प्रयास जो वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का आखिरी सवाल है कि दामोदरे कोराय खंड काव्य कर भूमिका लेखक के नाम बतावा। तो दामोदरे कोराय जो कि एक खंड काव्य है, इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक की भूमिका लेखक के नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई भी रचना का लेखक जो होगा वही उस पुस्तक की भूमिका भी लिखी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी। ऐसा नहीं कि दामोदरे कोराय अगर शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है तो उसकी भूमिका जो वो भी इस शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा ही लिखा गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर याद रखनी है। बाकी का इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे। आइए थोड़ा सा हम शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में हम पूरे विवरण एक बार फिर से हम जानने का प्रयास करते हैं एक रिवीजन के माध्यम से। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सबसे पहले शिवनाथ परमाणिक, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है मानिक। तो मानिक उपनाम से ये जाने जाते हैं। पिता का नाम क्या है? मुरलीधर परमाणिक। ठीक है, मुरलीधर परमाणिक। माता का नाम क्या है? तिनकी देवी। माता का नाम तिनकी देवी। जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 13 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये इनका जन्म कब हुआ? तो 1950 को। मैट्रिक इन्होंने डीएवी स्कूल चंद्रपुरा से इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दी। 1968 ईस्वी में इन्होंने जो वो मैट्रिक की परीक्षा दी। 1970 में ये बाद में जा करके इन्होंने इंटर किया। उसके बाद अगर बात करें तो 72 में इन्होंने जो वो 69 में ही हो गया है ना, 68 से 70, हाँ 67 में इन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया। फिर 70 में इन्होंने जो वो इंटर किया। फिर उसके बाद बीए इन्होंने किया। फिर डिप्लोमा इन LSW से इन्होंने डिप्लोमा किया। फिर पत्रकारिता 1975 में इन्होंने किया। केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता से उन्होंने 1992 ईस्वी में ये हिंदी अनुवादक के रूप में भी इन्होंने कार्य जो किया, हिंदी अनुवादक के रूप में। नौकरी बोकारो इस्पात कारखाना में इन्होंने नौकरी किया। तो इसके बारे में तो हमने पहले बता दिया कि 1968 ईस्वी से लेकर के 2009 ईस्वी तक ये बोकारो इस्पात कारखाना में ये नौकरी की। ठीक है, सम्मान की अगर बात करें तो परिवर्तन विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया इनको चतरा से। काव्य भूषण पुरस्कार जो वो इन्हें जो वो मिला है, काव्य भूषण पुरस्कार जो कि चतरा, जमशेदपुर और बोकारो इस्पात नगर से काव्य भूषण पुरस्कार जो कि झारखंड सरकार से सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार का अगर बात करें जाए तो 2018 ईस्वी में इन्हें जो वो पुरस्कृत किया गया। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच रांची द्वारा भी इन्हें जो वो सम्मानित किया गया 2018 में ही। तो ये भी आपको याद रखने। श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में झारखंड सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का चेक दे करके इन्हें जो वो सम्मानित भी किया गया था। आइए अब आगे हम बात करते हैं इनके द्वारा कुछ लिखी गई रचनाओं के बारे में। यहाँ से सवाल भी कई सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो दामोदर कोराय जो कि एक खंड काव्य है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया रचना है। तातौल और हिमाल जो कि कविता संग्रह है। रूसल पुटूस एक कविता संकलन है। फिर मच्छगंधा आता है जो कि एक महाकाव्य है। फिर उसके बाद आता है बेलंदरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पयान गीत जो कि एक कविता है। बेलंदरी क्या है? तो यह गीत संग्रह है, कई सारे गीतों को इसमें शामिल किया गया है ना। खोटा को स्वतंत्र समृद्ध भाषा, यह क्या है? तो लेख है ना, यह लेख है। खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक कथा और गद्य पद लेखन जैसे कई सारे रचनाओं का इन्होंने कार्यकारी संपादक के रूप में भी इन्होंने जो वो कार्य किया है। अगर बात करें कि खोटा गद्य पद संग्रह, एक पुस्तक के बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। खोटा गद्य पद संग्रह, गद्य पद संग्रह अगर बात किया जाए तो यह पुस्तक जो वो कब छपा था? तो यह पुस्तक जो वो छपा था 1989 में इसका प्रकाशन आया था, पहला प्रकाशन। तो इसका जो मुख्य संपादक थे वो कौन थे? तो A.K. झा थे। लेकिन इसके कार्यकारी संपादक कौन थे? तो इसके कार्यकारी संपादक के रूप में जाने जाते हैं वो शिवनाथ परमाणिक। तो इस पुस्तक जब रचना हो रहा था तो उस समय जो कार्यकारी संपादक के रूप में जिन्होंने कार्य किया वो शिवनाथ परमाणिक जी ने किया है। बाकी के अगर बात करें तो किसी भी साहित्यकार का रचना काल जो है वो सीमित नहीं होता है, वो अंतिम समय तक वो
उस विषय पे के प्रति उनका जो वो लालसा जगा रहता है और वो हमेशा लिखते रहते हैं। उसी प्रकार से श्रीनाथ परमाणिक भी जो है वो लगातार आज भी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और आज भी जो वो इन सारे कार्यों पर लगे हुए हैं। और भी ऐसे साहित्यकार हैं, कई ऐसे साहित्यकार हैं जैसे डॉक्टर BN ओहदार जी, वो भी आजकल अभी तक वो भी कई ऐसे रचना है जो कि उनका अभी प्रगति पर है, वो लिख ही रहे हैं और जैसे कंप्लीट होता है वो फिर मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे या उसका प्रकाशन होगा। और भी कई ऐसे साहित्यकार हैं खोटा के जो आज भी उनका लेखन का कार्य जो वो जारी है। अगर बात किया जाए इनकर रचना, तो इनकर रचना या कविता एक पथिया डोंगल महुआ में भी छपायल है। आकाशवाणी रांची से और दूरदर्शन रांची से इनकर जो वो कविता प्रसारित जो है होवत रहा है। तो कई ऐसी रचना है जो कि दूरदर्शन हो गया या तो फिर आकाशवाणी रांची से, यहाँ से भी प्रकाशित जो वो होता रहता है और आज भी ये लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे साहित्यकार हैं जो इन सभी कार्यों में लगे हुए हैं। तो एक ऐसे साहित्यकार के रूप में जिनका योगदान अगर बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान माना जाता है खोटा के क्षेत्र में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें ताकि औरों तक पहुँचे और सभी को भी इससे बेनिफिट्स हो सके। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ। और आपका जो अगला टॉपिक होगा वो अगला साहित्यकार जो होगा उसका नाम हम आपको बता दें ताकि उसके बारे में आप चाहें तो पहले से भी कुछ चीज़ें आप पढ़ करके रख सकते हैं ताकि आपको और भी आसानी हो। तो कल जो हम लोग बात करेंगे वो डॉक्टर BN ओहदार जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो BN ओहदार जी के बारे में कल हम लोग जो वो चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि दामोदर कोराय खंड काव्य की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया, तो इसके भूमिका लेखक का नाम भी आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं हम नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।